नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जीके मिलीनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी में। आज हम झारखंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फिर पूरे डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इसके पहले हम समझे थे कि इसका सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में हम पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड के बारे में, लेकिन झारखंड ज्योग्राफी पढ़ने के पहले आपको क्या है कि झारखंड मैप का बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैप हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं होता है तो ज्योग्राफी में समझने में हमको काफी परेशानी होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या है कि झारखंड के मैप, चाहे वो किसी माध्यम से आप पढ़ें, चाहे वो आप कह सकते हैं कि एटलस का एक आता है ऑक्सफोर्ड का, तो वो आप खरीद सकते हैं, या तो फिर अगर मैप आपके पास है तो मैप से पढ़ें। तो जिस माध्यम से हो आपके पास मैप कम से कम जरूर होना चाहिए, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, या फिर वर्ल्ड का हो। ये तीनों मैप आपके पास जरूर होना चाहिए। खास करके जब आप झारखंड के, स्पेशली जब झारखंड के लिए जब आप तैयारी करते हैं, तो वहां पे क्या है कि झारखंड मैप से कई सारे सवाल पूछा जाता है। तो उसमें से वैसे में क्या होता है कि हमको मैप में ध्यान ही नहीं होता है कि आखिर में कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो यही हमें जानना आवश्यक है कि कौन सा स्थान किस जगह पे है और कैसे हम मैप को ध्यान में रखें, याद रख सकते हैं। कह सकते हैं कि मैप को हम रट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर एक बार दिमाग में हम बैठा लिए तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि अगर कोई स्थान अगर पूछे, जैसे कोई व्यक्ति अगर पूछे कि गढ़वा कहाँ है, तो तुरंत हमारे दिमाग पे आना चाहिए कि हाँ ये तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अगर कोई तो आपसे बोले कि साहेबगंज कहाँ पे है, तो तुरंत आपके पास आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि कह सकते हैं कि गंगा नदी वहां से प्रवेश करता है, और कह सकते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये क्या है कि तुरंत दिमाग में छपना चाहिए कि वो किस कॉर्नर पे है। जैसे कोई सिमडेगा बोले, तुरंत आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि ये तुरंत दिमाग में समझ आना चाहिए हाँ ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है, जो कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। जैसे आपको कोई अगर पूर्वी सिंहभूम के बारे में अगर बताए कि पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे है, तो तुरंत आपके पास दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हाँ ये तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे कोई जिला के बारे में अगर कोई बोले, तो वो तुरंत आपके पास दिमाग में हिट करना चाहिए कि वो जिले आखिर में है कहाँ मैप में। तो आइए थोड़ा सा हम आज झारखंड के उन सभी जिलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे एक एक करके हम सभी चीजों को मैप के माध्यम से हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम मैप का प्रयोग करें, ताकि हम समझने में हमें काफी आसानी हो। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि झार और वन, कह सकते हैं झार का अर्थ होता है वन और खंड यानी प्रदेश। तो बहुत बार इसे वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले सवाल उठता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 79,716 है। 79,716 है, जो कि कह सकते हैं कि कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग ये कह सकते हैं कि, और 16वां स्थान आता है क्षेत्रफल में, कह सकते हैं कि जो कि 2.42% यानी 2.42%, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का माना जाता है। वहीं अगर बात करें कि स्थान कौन सा है, तो 16वां स्थान आता है। लेकिन अब क्या है कि कई बार आपको एग्जाम में 15वां भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप तेलंगाना और जम्मू कश्मीर कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन के बाद अगर पूछा जाए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये पुराने आंकड़े के अनुसार से ये 16वां स्थान पे है, लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से था, जो कह सकते हैं कि तेलंगाना अगर गठन के बाद अगर पूछा जाए तो वो 15वां स्थान आता है। उसी तरह से अगर बात करें झारखंड की जनसंख्या का, तो हम जानते हैं 3,29,88,134 झारखंड की कुल जनसंख्या है, जो कि अगर पूछे कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत है कुल भारत के, तो वो कह सकते हैं कि 2.72% यानी 2.72%। और ये आंकड़ा जो वो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर पूछा जाए कि इसमें स्थान कौन सा है झारखंड का जनसंख्या के आधार पर, तो वो भारत में इसका 14वां स्थान है। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है कि अगर तेलंगाना गठन वगैरह के बाद अगर पूछा जाए, तो उसमें 13वां स्थान बहुत जगह आपको मिलेगा। तो उन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो झारखंड जो है वो किस
कह सकते हैं कि किस स्थान पर बसा हुआ है, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो झारखंड का स्थान माना जाता है। मान लेते हैं अगर ये कुल इस तरह से अगर बात करें हम, तो हम जानते हैं कि ये अगर बीच में देखा जाए तो हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से, और झारखंड की स्थिति जो है वो यहां पे है। कुछ कह सकते हैं कि झारखंड की स्थिति इस तरह से, तो हम जानते हैं कि ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड की स्थिति अगर भारत में कहां पे है, तो हम जानते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड की स्थिति है वो भारत के संदर्भ में। तो याद रखिएगा जब भी पूछा जाए कि भारत की स्थिति जो है वो झारखंड की स्थिति भारत के संदर्भ में कहां पे है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि यहां से झारखंड के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि झारखंड के अगर मैप में देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के क्षेत्र से, कुछ इस तरह के क्षेत्र से यहां से होकर गुजरता है, जो कि बहुत बार आपको क्या है कि यहाँ पे कई किताबों में पूरा रूप कह सकते हैं कि झारखंड के कर्क रेखा के बारे में स्थान तो विश्लेषण कर दिया है, लेकिन जिलों के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन लिखा हुआ है। जैसे कुछ किताबों में क्या है कि बोकारो और धनबाद को उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर बात करें, जब भी हम बात करते हैं कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरने वाले उन जिलों के बारे में, तो उन जिलों में लातेहार के साथ गुमला, लोहरदगा, फिर है आपका रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये सभी जिले जो है वो कर्क रेखा, झारखंड से कह सकते हैं कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसके बारे में हम ट्रिक से एक वीडियो भी बना चुके हैं, जिसके बारे में हमने ट्रिक लिखा था, नेमू ओझा पापो की गो गो गो, इस तरह से करके हम कुछ ट्रिक के माध्यम से हम समझे थे। जैसे ने से हो गया नेत्रहाट, मुंह से हो गया मुरहुल सुदी, ओ से हो गया और मांझी, झा से हो गया झालबरदा, पा से हो गया पालकुदरी, पो से हो गया पोखन्ना। इस तरह से हम सभी चीजों को, की से हो गया किसको, गो से हो गया गोला, और फिर कह सकते कि गोसाईडी, इस तरह से करके हम गोपालपुर, इस तरह करके हम ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे, जो कि काफी आपको आसानी से याद रख लेंगे। तो हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे तो इन सभी चीजों को हम चर्चा किए हुए हैं। अब हम मेन बात करने वाले हैं, वो हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। तो उसमें हम बहुत ज्यादा अभी तो हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ऐसे समझेंगे कि आखिर में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हम निकालते हैं वो किस आधार पर हम निकालते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि झारखंड के दक्षिण में जो है कह सकते हैं कि यहां से कर्क रेखा गुजरा हुआ है, और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है। हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है। अब 23.5 डिग्री ऊपर में है, और नीचे हम जानते हैं कि 0 डिग्री कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा या तो फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा के ऊपर में झारखंड है, जो कि जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो डिग्री जो है वो अक्षांशीय विस्तार का वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, और 0 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ेगा। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अगर माना जाए, तो झारखंड की सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो इसी को हम लिखते हैं कि 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री ऊपर में है, 23.5 डिग्री माफ कीजिएगा, 23.5 डिग्री जो उत्तर में हम क्योंकि जानते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है वो 23.5 डिग्री है। तो उसके नीचे जो वो यहां से आएगा 21 58 10, 21 58 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। ये कुछ इस तरह से हम जानते हैं कि ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। 21 कहां से है तो कहां तक है, तो ये है 25 19 15, यानी कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे उत्तरोत्तम बिंदु जो है वो कह सकते हैं कि 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि ये दोनों के बीच में जो अक्षांशीय रेखा के बीच में झारखंड जो है वो स्थापित है। अब यहां भी याद रखिएगा 21 58 10 से अक्षांशीय विस्तार से लेकर यहां तक है। अब जब भी हम अक्षांश के बारे में चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार से हम आखिर में किस चीज का ज्ञात करते हैं या किस चीज का परिकलन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जब भी हम दूरी के बारे में चर्चा करते हैं तो हम अक्षांशीय कह सकते हैं कि अक्षांशीय रेखा का प्रयोग करते हैं।
और जब भी आपको समय निकालना हो, समय ज्ञात करना हो, तो वैसे में हम क्या है कि देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। देशांतरीय रेखा के बारे में जब चर्चा की है तो वहां से हम समय ज्ञात करते हैं, जबकि अक्षांश रेखा से हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो अक्षांश रेखा से हम दूरी ज्ञात करते हैं, जबकि देशांतर रेखा से कह सकते हैं कि हम क्या ज्ञात करते हैं, तो देशांतर रेखा से हम समय का गणना करते हैं। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो हम जानते हैं कि झारखंड के ठीक इधर जो है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री कह सकते हैं देशांतर है, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। और नीचे जो है वो कह सकते हैं कि ये था 0 डिग्री अक्षांश, या तो फिर 0 डिग्री अक्षांश, या तो फिर कह सकते हैं कि विषुवत रेखा, या तो फिर भूमध्य रेखा। ये तीनों इसी का नाम है। वहीं अगर इसका बात किया जाए तो इसका नाम जो है वो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर के जब हम पूर्व साइड जाते हैं तो वहां पे क्या है कि फिर डिग्री का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे हम इधर आते हैं तो वैसे क्या है कि धीरे धीरे ये कम होता जाता है। और इसी तरह से समय के आधार पर भी होता है। तो समय का इसीलिए हम बहुत बार पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से जब भारत का स्थान देखा जाता है तो 5.5 घंटा जो है वो हमारा समय आगे है। तो उसका कारण भी यही होता है कि जैसे भी 0 डिग्री देशांतर की ओर जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं तो वैसे हमारा समय जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है, जबकि वहीं जैसे जैसे हम पीछे की ओर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो समय धीरे धीरे घटता जाता है। तो हम इसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे और उसके बारे में और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब सवाल उठता है कि यहां से इसका देशांतरीय विस्तार है कितना। तो देशांतरीय विस्तार जब भी है तो ये सीधा रेखा जब हम लेते हैं, और जब इस तरह से लाइन जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब यहां से है कि 83 19 50। तो जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से कहीं हम जानते हैं कि बीच में आप 66.5 डिग्री 82.5 डिग्री आप पढ़े होंगे, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से होकर 82.5 डिग्री, जिसको मानक समय रेखा भी कहा गया है, तो मध्य प्रदेश के कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ा है झारखंड। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है, सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है वो कह सकते हैं कि जो होगा वो 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ये जो है वो कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे पश्चिमतम बिंदु और कह सकते हैं कि देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पे दोनों बार सवाल उठता है कि दोनों में हम पूर्वी देशांतर का ही प्रयोग करते हैं। और ये लास्ट एक बात किया जाए तो ये झारखंड का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जो है, झारखंड का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु तो 83 19 50 से लेकर 87 57 तक, 87 डिग्री और 57 मिनट तक ये आपका आता है, यहां से लेकर यहां तक देशांतरीय विस्तार। लेकिन ये दोनों में हम पूर्वी देशांतर का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर की ये पूरब साइड है, इसीलिए ये दोनों में हम पूर्वी ही लेते हैं। और अक्षांशीय रेखा में उत्तरी अक्षांश का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश कुल यहाँ पे है। कुछ इस तरह से समझिए, 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे है तो अक्षांश रेखा के ऊपर में जो है वो उत्तरी अक्षांश होगा। और देशांतरीय विस्तार अगर माना जाए तो देशांतरीय रेखा इस तरह से 0 डिग्री देशांतर, तो इसके जो भी पूरब साइड होगा वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, इधर जो होगा वो कह सकते हैं कि पश्चिमी साइड होगा। तो इसीलिए दोनों में पूर्वी देशांतर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अक्षांश रेखा में दोनों में उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं इन सभी के बारे में और कितने ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इसमें से कितने ऐसे जिले हैं जो कि झारखंड की सीमा साझा करता है। तो वो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमा को साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है बिहार। बिहार हम कह सकते हैं कि झारखंड की उत्तरी सीमा को साझा करने वाला राज्य है, वो आपका बिहार है। तो सवाल उठता है कि कुल कितने ऐसे जिले हैं झारखंड के जिससे बिहार की सीमा साझा करती है। तो वो कुल कह सकते हैं कि झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार की सीमा साझा करता है। वो जिले कौन कौन से हैं, तो चलिए हम एक एक करके जिले को समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका, हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं। सबसे पहले है साहेबगंज, साहेबगंज के बाद है गोड्डा, गोड्डा के बाद है दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा।
ये 10 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार की उत्तरी सीमा, कह सकते हैं कि झारखंड की उत्तरी सीमा जो है वो बिहार से लगता है। वहीं अगर बात करें झारखंड की दक्षिणी सीमा, तो झारखंड की दक्षिणी सीमा जो है वो उड़ीसा से लगता है, उड़ीसा से लगता है। और कुल कहते कितने ऐसे जिले हैं झारखंड के जो उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो आपके 4 जिले होंगे। वो जिले कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आता है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद है पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम के बाद आता है सिमडेगा। याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो इस तरह से आप इसे चारों, कह सकते हैं कि 4 जिलों को आप याद रख सकते हैं। तो इसमें से आप नहीं कुछ याद होता है तो कम से कम ये 4 आप कैसे याद रखें, तो ये याद रखिए, जैसे सी से सिमडेगा का सी पकड़िए और सरायकेला खरसावां का स। तो सी हो गया, सी से कह सकते कि सिमडेगा से सी पकड़िए और कह सकते कि सरायकेला खरसावां का स। तो सीस हो गया। और सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे 2 है। और हम जानते हैं कि सीस, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सीस यानी सर होता है। और सर में कितने, कह सकते हैं कि सिंह में कितने, कह सकते हैं कि कितने ये सिंह होते हैं, तो कह सकते हैं कि शीश में 2, कह सकते हैं कि सिंह होते हैं, 2 सिंह होते हैं। तो याद रखिएगा, शीश में 2 सिंह याद रखिएगा। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और शीश यानी सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। तो यहां से आप चारों याद रख सकते हैं। हालांकि ये कहने की बात है कि हमको ट्रिक दीजिए या तो ऐसे रटने की आवश्यकता है, लेकिन अगर जब आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आप आसानी से उन सभी चीजों को समझ लेते हैं। उसी तरह से अगर बात किया जाए कि झारखंड की पूर्वी सीमा, तो झारखंड की पूर्वी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो वैसे कितने ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो 10 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार से 10 जिले हैं और उड़ीसा से 4 जिले हैं, जबकि पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। जो 10 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहले साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे रामगढ़ भी है। तो याद रखिएगा, रामगढ़, फिर रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो ये कुल 10 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से सभी चीजों को आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं झारखंड की पश्चिमी सीमा के बारे में। तो झारखंड की पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो वो आपका छत्तीसगढ़ से लगता है। छत्तीसगढ़ से वो कितने जिले हैं, तो 4 जिले। तो 4 जिले जो है वो पश्चिमी सीमा, 4 जिले हैं वो पूर्वी सीमा 4 जिले पूर्वी सीमा में 10 जिले जो होगा वो पश्चिम बंगाल से होगा, 10 जिले उड़ीसा से होगा, ये 4 जिला, ये होगा 4 जिला आपका, जो कि कह सकते हैं कि उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। बिहार से अगर पूछा जाए तो वो आपका 10 होगा, बिहार से अगर पूछा जाए तो वो आपका 10 होगा। 10 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि उड़ीसा से 4। पश्चिम बंगाल से अगर पूछा जाए तो ये भी आपका 10 होगा। 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से अगर पूछा जाए तो वो 4 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। वो जिले एक बार देख लेते हैं, जैसे गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिले आप याद रखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और झारखंड के उत्तर पश्चिम, कह सकते हैं कि एकमात्र जिला जो गढ़वा है, ये उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन याद रखिएगा, गढ़वा झारखंड का एक ऐसा जिला है जो कि कह सकते हैं कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो एक कह सकते हैं एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। हालांकि 2 राज्यों से भी सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा गढ़वा ऐसा जिला है जो कि झारखंड के, कह सकते हैं कि ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं कि झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो झारखंड के कुल 6 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या 2 से अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो जिले कौन कौन से हैं झारखंड के, उन जिलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम इधर आते हैं तो सबसे पहले गढ़वा, तो 2 या 2 से अधिक हम बोले हैं।
तो 3 है तो 2 से अधिक तो हो ही गया, या 2 भी शामिल हो गया। तो एक तो पहला आपका गढ़वा होगा, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों से अपनी सीमा साझा करता है गढ़वा। दूसरा जिला है वो है साहेबगंज। हम जानते हैं कि साहेबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है साहेबगंज। लेकिन एक और जिला है वो है दुमका। आप दुमका भी देख सकते हैं कि ये बिहार से भी अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे 2 जिले हो गया, साहेबगंज और दुमका। एक था इधर गढ़वा। उसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम दक्षिण पूर्वी की ओर आते हैं तो दक्षिण पूर्वी में एक तो जिला है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ एक सरायकेला खरसावां भी देखें तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, और साथ ही साथ ये उड़ीसा से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो फिर यहाँ से 2 जिले और यहाँ से 2 जिले, 4, एक था आपका गढ़वा, 5 जिला हो गया। और छठा जिला जो है वो है आपका सिमडेगा, क्योंकि हम सिमडेगा भी जानते हैं कि ये 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे है उड़ीसा, जहां पे हम लाइनिंग किए हुए हैं, यानी ये राज्यों की सीमा है। यानी उड़ीसा का सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो फिर अगर छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उत्तर प्रदेश का सीमा यहाँ से यहाँ तक है, जबकि बिहार का सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर अगर बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कुछ इस तरह से चर्चा कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की सीमा, तो साहेबगंज से लेकर पूर्वी सिंहभूम तक, और पूर्वी सिंहभूम से लेकर सिमडेगा तक, फिर सिमडेगा से लेकर गढ़वा तक, और फिर गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक। इस तरह से कुल कह सकते हैं कि झारखंड के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, और साथ ही साथ झारखंड के एक महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखिएगा कि झारखंड एक ऐसा जिला है, कह सकते हैं कि ये चाहे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना, हरियाणा जैसे स्थलबद्ध राज्यों के रूप में माना जाता है, यानी लैंडलॉक स्टेट के रूप में जाना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि जिसकी सीमा चारों तरफ से कहीं भी समुद्री सीमा साझा ये नहीं करता है, और ना ही किसी देश के साथ, कह सकते हैं कि ना ही किसी देश के साथ ये अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो झारखंड एक कह सकते हैं कि स्थलबद्ध कह सकते हैं, या तो फिर लैंडलॉक स्टेट कहते हैं, जिसे हम लैंडलॉक स्टेट कहते हैं, या तो फिर भू आविष्टित राज्य भी कहते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल झारखंड भी है, क्योंकि झारखंड की चारों तरफ की सीमाएं जो है वो स्थलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण से इसे स्थल रुद्ध या तो फिर कह सकते हैं कि भू आविष्टित राज्य के रूप में माना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं झारखंड के 24 जिलों के बारे में। एक एक करके आप ध्यान रखिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, और जब हम झारखंड का पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे कि कितने परमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, उन सभी को हम वहां पे पढ़ेंगे। तो अभी आप इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें कि कितने परमंडल में बटे हुए, कितने अनुमंडल में। अभी आप सिर्फ जिलों को समझें। और ज्योग्राफिकल अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम झारखंड ज्योग्राफी में स्टार्ट किए हुए हैं, तो झारखंड ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार से हम आज चर्चा करेंगे। जब इसके बाद अभी हम किस पठार के पर कह सकते हैं कि किस चट्टानों के आधार पर यह निर्मित हुआ है, तो भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब जो भी चाहे अपवाह प्रणाली के बारे में, तो जो भी हम पिछले क्लास में कह सकते हैं कि जो भी हम सिलेबस के बारे में चर्चा किए, तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक करके हम सारे चैप्टर को हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले समझे कि अगर जिलों में बात किया जाए तो झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो 24 जिले। तो सबसे पहले 24 जिलों को हम एक एक करके सभी जिलों के बारे में हम समझेंगे कि वो 24 जिले कौन कौन से हैं और कहां से संबंधित है, और कह सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में या उसकी स्थिति कहां पे है। क्योंकि अब क्या है कि अब एग्जाम में डायरेक्टली आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम झारखंड के किस कह सकते हैं कि कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो वो होगा आपका दक्षिण पूर्वी में। उसी तरह से अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करें तो साहेबगंज, गोड्डा, कह सकते हैं कि पाकुड़, दुमका, ये सभी क्या है कि कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी में इसका कह सकते हैं कि अवस्थिति होगा। और वहीं पर बात किया जाए कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या तो गढ़वा की स्थिति जो है वो झारखंड में कहां पे है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर ये हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट। साहेबगंज की स्थिति अगर पूछा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम अगर पूछा जाए तो साउथ ईस्ट होगा। उसी तरह से अगर पूछा जाए सिमडेगा की स्थिति क्या होगा, तो ये कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि ये साउथ हुआ और ये वेस्ट हुआ, तो साउथ वेस्ट की इसकी स्थिति होगी।
अब हम बात करेंगे सभी जिलों के बारे में और एक एक करके हम सभी जिलों को समझते हैं। तो सबसे पहले जिलों को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो वो तो परमंडल तो है ही कि परमंडल के आधार पर आप याद अगर आपको है कि 5 परमंडलों में बटा हुआ है, तो वहां से अगर आपको उन सभी जिलों के बारे में अगर याद है तो वहां से आप बेहतर तरीके से तो याद कर ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी कई ऐसे तरीके हैं जहां से आप याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर तरीका जो होगा वो आपका होगा परमंडल के आधार पर आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पलामू परमंडल में जब हम आते हैं तो याद रखिएगा, जब भी इधर का चर्चा करें तो पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 जिले को आप यहाँ पे विशेष याद रखें और चौथा जिला आप याद मत रखें। या आप यहाँ पे सिर्फ 3 जिले को याद रखें, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिले यहाँ याद रखें आप। जैसे गढ़वा बढ़े, गढ़वा, पलामू, उसके बाद है चतरा। तो ये ध्यान में रखें कि गढ़वा पहले था, गढ़वा के बाद है पलामू, पलामू के बाद है चतरा, चतरा के बाद फिर आता है हजारीबाग और हजारीबाग के बाद आता है कोडरमा, कोडरमा के बाद है गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद फिर है दुमका, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। यहाँ पे इधर जब आप याद रखें तो सबसे पहले याद रखें सबसे कॉर्नर पे है साहेबगंज, साहेबगंज के बगल में है गोड्डा, नीचे है पाकुड़ और इन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि यह है दुमका, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। फिर आता है देवघर और जामताड़ा। तो यहां तक तो आप याद रख सकते हैं इन सभी जिलों को एक साथ, जैसे कह सकते हैं कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, इन 6 जिलों को आप एक साथ याद रखें। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यहाँ पे 6 जिले को आप एक साथ याद रखें। फिर आप इधर यहाँ पे हम बोले कि 3 जिले को आप एक साथ याद रखें। फिर जैसे आप याद रखें, और बहुत बार क्या कि आपको क्रम से पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए आपको क्रम से पूछ लिया जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण को इन जिलों को सजाएं। तो वहां पे क्या है कि आपका जब तक मैप में आपका माइंड सेट नहीं हुआ है तब तक आप उन सवालों को बना ही नहीं सकते, चाहे आप लाख रटे हो, लाख आप पढ़ के गए हो, लेकिन जब तक आपके मैप के बारे में आपको डिटेल से नहीं पता है तो आप वहां पे सवाल नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर क्रम से पूछा जाए तो जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले चतरा आता है, चतरा के बाद आपका है लातेहार, लातेहार के बाद है लोहरदगा, लोहरदगा के नीचे है गुमला और गुमला के नीचे है सिमडेगा। तो चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, ये कह सकते हैं कि 5 जिलों का आपको क्रम याद होना चाहिए। इनमें से कोई एक गायब कर देगा और 4 आपको यहां से पूछ लेगा, या तो हो सकता है पांचों जिलों का क्रम वाइज पूछ ले। तो इस तरह से कई बार आपके सवाल में कह सकते हैं कि पूछा जाता है, या तो फिर पलामू, लातेहार, लोहरदगा छोड़ दे और आपको सीधा गुमला, गुमला के बाद सिमडेगा, ये 4 जिले ले सकता है। या तो फिर यहां से आपको उठाएगा तो हजारीबाग, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, यहां से आपको सीधा पूछ सकता है कई बार। और ये ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आप झारखंड एसआई में उठा के देख लीजिए, उसके प्रैक्टिस सेट में अगर देखिएगा प्रीवियस जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें से आप देख लीजिए 2 से 3 सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो कि झारखंड के सीधे कह सकते हैं कि मैप जिलों का क्रम पूछ लिया गया है, चाहे वो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें, या तो फिर उत्तर से दक्षिण की बात करें, या तो फिर दक्षिण से उत्तर की बात करें, या तो फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहां से भी कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है कि कौन से ऐसे जिला है झारखंड का जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो जिला होगा आपका रांची। रांची ऐसा जिला है झारखंड का जिसकी सीमा कह सकते हैं कि झारखंड के 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, तो चलिए हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जिला आपका होगा रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावां। तो ये कुल 8 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा रांची से लगता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो वो रांची होगा। और जिलों में अगर पूछा जाए तो इन बीच का आप फिर यहां से आप याद रखें, ये सारे जिलों को आप ऊपर में याद रख लें, जैसे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग। इन सभी जिलों को आप एक साथ याद रखें। फिर उसके बाद आपका आता है रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, इन सभी कह सकते हैं कि इसको एक साथ याद रखें। और साथ ही साथ ये 4 तो आपको एक साथ सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। और अगर आपको याद करने में परेशानी हो रहा है तो इससे पहले हम जो क्लास लिए हुए हैं तो उसमें हम पूरे ट्रिक के माध्यम से इन
कह सकते हैं कि जो भी पांचों राज्य हैं, पांचों के साथ जो सीमा साझा करने वाले जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों के बारे में हम ट्रिक से पूरा पढ़े हुए हैं, जहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जा करके उन सभी जिलों के बारे में आप पूरे कह सकते हैं कि अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें और साथ ही साथ सभी जो भी जिले हैं उन सभी जिलों को आप माइंड में ध्यान रख के पढ़ते हुए आगे बढ़ें। अब यहां से एक और सवाल यहां से पूछा जाता है बहुत बार कि झारखंड के कौन से दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगता। यानी कह सकते कि एक तरह से कह सकते हैं कि भू आवेष्टित जिला हम मान सकते हैं। जैसे झारखंड की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगता है, या तो ना ही किसी देश से अपनी सीमा साझा करता है, वो कह सकते हैं कि भारत के राज्यों से ही या तो फिर भूमि से ही घिरा हुआ है। उसी तरह से कुछ दो ऐसे जिले भी हैं। वो जिला कौन कौन सा है? तो पहला तो आपका लोहरदगा है और दूसरा आपका खूंटी है। तो पहला तो खूंटी है और दूसरा है लोहरदगा। तो दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि किसी ना ही राज्य से लग रहा है और ना ही ये किसी कह सकते हैं बाहर चारों तरफ से लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि दो ऐसे जिले हैं जो कि स्थलबद्ध जिला कह सकते हैं, या तो फिर भू आविष्टित जिला कह सकते हैं, या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसे। तो उस तरह से हम माना जा सकता है। अब इसको हम याद कैसे रखें कि दो कौन से ऐसे जिले जिसकी सीमा, तो देखिए खूंटी में है खू, खूंटी में आप याद रखिए खू, और लोहरदगा में याद रखिए लो। तो याद रखिए खुलो। अब यहाँ पे शब्द आया खुलो, और क्योंकि ये जानते कि लॉक है, ये चारों तरफ से लॉक है, तो ऐसे में ये क्या कि हमेशा ये खुलना चाहेगा कि हमें आखिर में जो लॉक किया गया वो हमें छूटने का प्रयास करे। आखिर में हमको भी तो कहीं थोड़ा सा जगह दो ताकि हम खुल के रास्ता मिले हमको, और किसी राज्य के साथ सीमा साझा करें। चारों तरफ से जो हमको पैक कर दिया है तुम, तो याद रखेगा खूंटी से हो गया खू और लोहरदगा से याद रखिए लो। तो खूलो से यहाँ पे याद रख सकते हैं खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि किसी राज्य से कह सकते हैं कि नहीं लगता है। तो इस तरह से आप जब भी आप एक दिमाग में कह सकते हैं कि समझ के साथ अगर आप मैप को ध्यान में बैठा लेते हैं तो आप लंबे समय तक याद कह सकते कि रख सकते हैं उन सभी चीजों को। और जब भी आपसे सवाल में पूछा जाए तो आप आंख बंद करके मैप में अंगुली रखें सीधा कि हाँ ये जिला यहाँ पे है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सिमडेगा कहाँ है तो तुरंत आपके दिमाग में छपना चाहिए कि ये तो नीचे साइड था। अरे नीचे कहाँ पे है? तो ये दक्षिण में था, दक्षिण और पश्चिम में था। फिर दक्षिण पूर्व में अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व में हाँ पूर्वी सिंहभूम था। पूर्वी सिंहभूम के बगल में सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां के बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम के बाद आपका सिमडेगा आता है। तो इस तरह से सभी चीजों को आप एक दिमाग में ही फीड करके बैठा ले ताकि आपको क्या है कि आसानी से उन सभी चीजों को समझने में आसानी हो। और आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ से मैप से जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से और कह सकते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से आप उन सभी का जवाब आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और आगे हम जब इसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। बिल्कुल भी कहीं हम ना ही रटने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हमको इस चीज के बारे में इसको रटना है, तो हम कभी भी वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी है एक समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल भी कह सकते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी में बिल्कुल भी हम विस्तार से एक एक करके सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जहां से जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से हमारे सारे अगले वीडियो को देख सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।